हेलो गाइस, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एक स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे समानता की अवधारणा। पार्ट 4 में पढ़ा था हमने स्वतंत्रता की अवधारणा। आज पढ़ेंगे समानता की अवधारणा। समानता और स्वतंत्रता में संबंध। समानता और स्वतंत्रता में क्या संबंध है? राजनीति शास्त्र का मुख्य संबंध व्यक्ति और राज्य के संबंधों को निर्धारित करना है, अर्थात ऐसे आधारों की खोज करना है जिनके द्वारा व्यक्ति अच्छा और संपन्न सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके। राजनीति का मुख्य संबंध व्यक्ति के संबंधों को निर्धारित करना है और ऐसे आधारों की खोज करना है जिनके द्वारा अच्छा और संपन्न सामाजिक जीवन व्यतीत हो सके। समानता की कल्पना इन्हीं आधारों पर तथा स्वतंत्रता के साथ अच्छे जीवन का एक अनिवार्य शर्त है। समानता की कल्पना इन्हीं आधारों पर स्वतंत्रता के साथ एक अच्छे जीवन का एक अनिवार्य शर्त है। समानता की कल्पना लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। समानता की कल्पना को लेकर मतवादों में मतभेद हैं। साधारण भाषा में समानता का ये अर्थ लिया जाता है कि जब व्यक्ति का समाज दर्जा हो या सबको बराबर वेतन मिले अथवा सबकी आय एक जैसी हो। साधारण भाषा में समानता का यह अर्थ है कि जब व्यक्तियों के समाज का दर्जा और सबको बराबर वेतन मिले और सबको एक जैसी आय हो, परंतु व्यवहार में संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रकृति ने हम सबको रंग रूप, शरीर की बनावट इत्यादि की दृष्टि से भिन्न बनाया है। परंतु क्या है कि भगवान ने सबको अलग अलग तरीके से बनाया है, रंग रूप, शरीर, बनावट इत्यादि दृष्टि से भिन्न बनाया है। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि और योग्यता एक दूसरे से भिन्न है और व्यक्ति की बुद्धि एक दूसरे से भिन्न है। ऐसी स्थिति में सभी लोगों को समान बना देने की बात अनुचित लगती है। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों को एक जैसा बना देने की युक्ति भी असंभव है। सभी लोगों को अपने विकास के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सभी लोगों को अपने विकास के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता भी होती है और सभी के लिए समान वस्तुएं, सुविधाएं जुटा देने में ना तो समाज का ही लाभ है और ना ही व्यवस्था या न्याय संगत माना जा सकती है। समानता के उपरोक्त कल्पना युक्त संगत की नहीं लगती। समानता का अर्थ ये नहीं कि सभी को समान वेतन प्राप्त हो। समानता का यह अर्थ नहीं है कि समानता का अर्थ ये नहीं कि सभी को समान वेतन प्राप्त हो, बल्कि इसका अभिप्राय है सम्मान में प्रत्येक मनुष्य को दूसरों के बराबर अधिकार प्राप्त हो। क्या है फ्रेंड्स? बल्कि इसका अभिप्राय ये नहीं है कि सम्मान प्रत्येक मनुष्य को दूसरे का अधिकार प्राप्त हो, बल्कि ये है कि सबका अपने पूर्ण विकास के समान अवसर मिल सके। समानता का सिद्धांत केवल यही कहता है कि हर वर्ग के व्यक्ति को अपने विकास के लिए वे सभी सुविधाएं और अवसर प्राप्त हों जो उस वर्ग को प्राप्त हैं। कोई भी व्यक्ति सामाजिक असुविधाओं, आर्थिक विषमताओं और राजनीतिक प्रतिबंधों के कारण ऐसा महसूस न कर सके कि उसे उसके विकास का उचित अवसर नहीं मिल पा रहा है। लॉस्की कहते हैं समानता का ये मतलब है कि समाज में उसकी कोई विशेष अधिकार वाला न हो और सभी को विकास का समान अवसर प्राप्त हो। लॉस्की का कहना है समानता का ये मतलब है कि समाज में कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग ना हो और सभी को विकास के समान अवसर प्राप्त हो। और समानता के इस अर्थ में दो पहलुओं का समावेश है। समानता के इस अर्थ में दो पहलुओं का समावेश है। नकारात्मक रूप से समानता का अभिप्राय है कि जाति, रंग, धार्मिक विश्वासों, लिंग, निवास स्थान या व्यवसाय के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। नकारात्मक समानता का क्या अभिप्राय है? जाति, रंग, धार्मिक विश्वासों और लिंग, निवास स्थान या व्यवसाय के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव न किया जाए। और सकारात्मक रूप में समानता का अभिप्राय है कि सभी लोगों को अपने विकास के लिए समुचित सुविधाएं प्राप्त हों। इसके साथ ये भी जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि या राजनीतिक दृष्टि से उतना ही सम्मान दिया जाए जितना किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो। सकारात्मक रूप में समानता का क्या अभिप्राय है कि सभी लोगों को अपने विकास के लिए समुचित सुविधाएं प्राप्त हो और इसके साथ
ये भी जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि या राजनीतिक दृष्टि से उतना ही सम्मान दिया जाए जितना किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो। सभी को भोजन, वस्त्र व निवास की सुविधाएं उपलब्ध हो। समानता का अभिप्राय इतना ही है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। समानता का अभिप्राय इतना ही है कि प्रत्येक व्यक्ति को, नागरिक को अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। वास्तविक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता समानता के वातावरण में पनप सकती है और वास्तविक स्वतंत्रता समानता के वातावरण में पनप सकती है। समानता के अभाव में स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। समानता के अभाव में स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ शक्तिशाली लोगों द्वारा दुर्बलों को दबाने का अधिकार हो जाएगा। इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ शक्तिशाली लोगों द्वारा दुर्बलों को दबाने का अधिकार हो जाएगा। अतः स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों का एक दूसरे को पूरक समझना चाहिए। समानता की कल्पना राजनीति शास्त्र में इतना ही प्राचीन है जितना कि राजनीति शास्त्र अरस्तु के एक ही राज्य में रहने वाले नागरिकों में समानता स्थापित करने का विचार पर समान रूप से लागू होने वाले उच्च विश्वव्यापी नियम पर आधारित था। समानता की कल्पना राजनीतिक शास्त्र में उतनी ही प्राचीन है जितना कि राजनीतिक शास्त्र में अरस्तु ने एक ही राज्य में रहने वाले नागरिकों को समानता स्थापित करने का एक विचार पर समान रूप से लागू होने वाले विश्वव्यापी नियम पर आधारित था। बाद में भी कई शताब्दियों तक विख्यात राजनीतिक दार्शनिकों ने इस विचार पर विशेष महत्व नहीं दिया, जब तक कि प्रारंभिक समाजवादियों ने मानवीय एकता को स्वतंत्र समुदाय की एक पूर्व शक्ति नहीं बना दिया। रूसों ने समान व्यक्तियों के समाज का चित्रण प्रस्तुत किया और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिपादन किया, और रूसों से लेकर प्रारंभिक समाजवादी और मार्क्स तथा एंगल्स तक मानवीय व्यवहार के आर्थिक पहलू की ओर समानता के सिद्धांत का जोर बढ़ता गया। समानता की कल्पना राजनीतिक शास्त्र में उतनी ही प्राचीन है जितना कि राजनीति शास्त्र में अरस्तु ने एक राज्य में रहने वाले नागरिक को समानता स्थापित करने पर विचार लागू और उच्च विश्वव्यापी नियम पर आधारित था। और बाद में कई शताब्दियों तक विख्यात राजनीतिक दार्शनिकों ने इस पर विशेष महत्व दिया, जब तक कि प्रारंभिक समाजवादियों ने मानवता एकता को स्वतंत्र समुदाय की एक पूर्व शर्त नहीं बना दिया, और रूसों ने समान व्यक्तियों के समाज का चित्रण प्रस्तुत किया और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिपादन किया। और रूसों से लेकर प्रारंभिक समाजवादियों, मार्क्सवादियों तक, एंगल्स तक मानवीय व्यवहार के आर्थिक पहलू की ओर समानता के सिद्धांत का जोर बढ़ता गया। और मार्क्सवादियों ने विपरीत उदारवादी के एक ही प्रकार की समानता पर जोर नहीं देते थे। क्या था वो? कि वे एक ही समानता पर जोर नहीं देते। उसका मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है कि समानताओं से था। उसका मुख्य उद्देश्य इस प्रकार की समानताओं से था। नैतिक समानता, फर्स्ट इज नैतिक समानता। प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे साध्य समझा जाए। क्या है नैतिक समानता? प्रत्येक व्यक्ति को एक अधिकार से उसे साध्य समझा जाए, ना कि साधन। क्या है? कि साध्य समझा जाए, ना कि साधन। सेकंड इज न्यायिक समानता। अन्य लोगों को प्राप्त न्याय की शर्तों पर प्रत्येक को न्याय प्राप्ति का अधिकार हो। न्यायिक समानता, अन्य लोगों को प्राप्त यानी न्याय की शर्तों पर प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्राप्ति का अधिकार हो। थर्ड इज राजनीतिक समानता। प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना। फोर्थ, अवसर समानता। प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक सीमाओं में अपनी प्रतिभा का विकास करने का अधिकार। फोर्थ है अवसर समानता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक सीमाओं में अपनी प्रतिभा का विकास करने का अधिकार। उदारवादी समानता पढ़ेंगे हम। उदारवादी समानता के लिए वैधानिक और साधारण प्रक्रिया द्वारा संघर्ष करने में विश्वास रखते हैं, जबकि मार्क्सवादी क्रांति के पश्चात सभी वर्ग भेद तथा असमानताएं समाप्त हो जाने की प्राप्ति आशावादी है। समानता का सिद्धांत अधिकारों और स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों से संबंधित है।
ये एक दूसरे को निर्धारित या अनुसरण करता है। वर्कर ने समानता और अधिकारों का संबंध इस प्रकार स्पष्ट किया है। समानता के सिद्धांत का अर्थ यह है कि जो परिस्थितियां अधिकारों के रूप में मुझे दी गई हैं वे उसी मात्रा में दूसरे को भी दी जाएंगी और जो अधिकार दूसरों को दिए गए हैं वे अधिकार मुझे भी दिए जाएं। उदारवादी समानता के लिए वैधानिक और साधारण प्रक्रिया द्वारा संघर्ष करने में विश्वास रखते हैं, जबकि मार्क्सवादी क्रांति के पश्चात सभी वर्ग भेद तथा असमानताएं समाप्त हो जाने की प्रति आशावादी हैं और समानता का सिद्धांत अधिकार स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों से संबंधित है। क्या है? स्वतंत्रता और न्याय से संबंधित है और ये एक दूसरे को निर्धारित या अनुसरण करता है। और वर्कर ने समानता और अधिकारों का संबंध इस प्रकार स्पष्ट किया है। वर्करों ने इस प्रकार संबंध स्पष्ट किया है कि समानता का सिद्धांत अर्थ ये है कि जो परिस्थितियां अधिकारों के रूप में मुझे दी गई हैं वे उसी मात्रा में दूसरे को भी दी जाएंगी और जो अधिकार दूसरों को दिए गए हैं वे मुझे भी दिए जाएं। जैसे स्वतंत्रता की सकारात्मक संकल्पना कुछ प्रतिबंधों को अवश्य स्वीकार करती है, वैसे ही समानता की सकारात्मक कल्पना भी कुछ भेदभाव अवश्य स्वीकार करती है। शर्त यह है कि वे भेदभाव समानता की पुष्टि करें, हनन ना करें। इस भेदभाव के दो युक्ति के युक्त आधार हो सकते हैं। फर्स्ट इज भेदभाव का तर्क संगत कारण अवश्य हो या भेदभाव का तर्क संगत के कारण अवश्य हो। सेकंड, कमजोर पक्ष को कुछ छूट दी जानी चाहिए। क्या दी जानी चाहिए? कमजोर पक्ष को कुछ छूट दी जानी चाहिए ताकि ताकतवर पक्ष के मुकाबले उसे नुकसान उठाना ना पड़े। इनमें पहले नियम से ये संकेत मिलता है कि कोई भी अधिक प्रदान करने का तर्क संगत आधार होना चाहिए और किसी का अधिकार का निर्देश उसी के संदर्भ होना चाहिए, मन माने तौर से नहीं। अन्यथा ये भेदभाव ऐसी स्थिति को जन्म देगा जिसमें एक वर्ग को दूसरे का शोषण करने की छूट मिल जाएगी, परंतु तर्क बुद्धि की कसौटी पर ऐसी दलीलें खरी नहीं उतरती। अरस्तु ने दास प्रथा की पैरवी की, लॉक ने रोमन कैथोलिकों के द्वारा, हिटलर ने यहूदियों को नागरिकता से वंचित रखने का समर्थन किया, परंतु ये तर्क अपनी मिल्कियत को विवेक के सर्वजनीन सिद्धांतों के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न थे। ये तर्क जिन तथ्यों पर आधारित है उन्हें स्वीकार न करने वाला विचारक जब इनकी जांच परख करता है तब इनमें से कोई भी सही सिद्ध नहीं होता। क्या है इसमें? कमजोर पक्ष को छूट दी जानी चाहिए ताकि ताकतवर पक्ष के मुकाबले उसे नुकसान न उठाना पड़े, या कोई भी अधिकार प्रदान करने का तर्कसंगत आधार होना चाहिए और किसी अधिकार का निर्देश उसी के संदर्भ में होना चाहिए, मनमाने तौर से नहीं होना चाहिए। अन्यथा ये भेदभाव ऐसी स्थिति को जन्म देगा जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करने की छूट मिल जाएगी परंतु तर्क बुद्धि की कसौटी पर ऐसी दलीलें खरी नहीं उतरती। और अरस्तु ने दास प्रथा की पैरवी की और लॉक ने रोमन कैथोलिकों और हिटलर ने यहूदियों को नागरिकता से वंचित रखने का समर्थन किया। ये सारे तर्क अपनी मिल्कियत को विवेक सार्वजनिक सिद्धांतों के रूप में प्रतिष्ठित करने में प्रयत्न थे और ये तर्क जिन तथ्यों पर आधारित है उन्हें स्वीकार न करने वाला विचारक जब इनकी जांच परख करता है तब इनमें से कोई भी सही सिद्ध नहीं होता। और भेदभाव का दूसरा युक्त आधार ये होगा कि अधिकारों का वितरण करते समय कमजोर पक्ष को यथोचित छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए अल्पसंख्यक वर्गों को निर्णयकारी संस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं इत्यादि से में यथोचित प्रतिनिधित्व देने की विशेष व्यवस्था समानता के सिद्धांत के अनुरूप होगी। और भारत में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे सार्वजनिक सेवाओं और शिक्षा संस्थाओं में उनकी लिए सुरक्षित स्थान इत्यादि। ये सारी विशेष व्यवस्था इसलिए की गई है कि सदियों के अपने पिछड़ेपन के कारण वे अन्य नागरिकों के साथ समानता के स्तर पर मुकाबला नहीं कर सकते, अतः उनके लिए विशेष व्यवस्था तब कायम रखनी होगी जब तक कि ये निश्चित न हो जाए कि उनका समुचित सामाजिक आर्थिक विकास हो चुका है और वे समानता के स्तर पर
दूसरों का मुकाबला कर सकते हैं। भेदभाव का दूसरा युक्त आधार यह होगा कि अधिकारों का वितरण करते समय कमजोर पक्ष को यथोचित छूट दी जाए और उदाहरण के लिए अल्पसंख्यक वर्गों को सार्वजनिक सेवा इत्यादि से यथोचित और प्रतिनिधित्व देने के विशेष में व्यवस्था समानता के सिद्धांत से अनुरूप होगी। और भारत में अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों के सदस्यों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे सार्वजनिक सेवाओं और शिक्षा संस्थाओं में उनके लिए सुरक्षित स्थान। और ये सारी विशेष व्यवस्था इसीलिए की गई हैं कि सदियों के अपने पिछड़ेपन के कारण वे अन्य नागरिकों के साथ समानता के स्तर पर मुकाबला नहीं कर सकते और उनके लिए विशेष व्यवस्था तब तक कायम रखनी होगी जब तक ये निश्चित न हो जाए कि उनका समुचित सामाजिक आर्थिक विकास हो चुका है और वे समानता के स्तर पर दूसरों का मुकाबला कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समानता के विभिन्न पक्ष। कानूनी समानता। कानून के समक्ष समानता उदारवाद के मुख्य आदर्शों में से एक है। समानता के विभिन्न पक्ष। कानूनी समानता। कानून के समक्ष समानता उदारवाद के मुख्य आदर्शों में से एक है। बेन और पीटर्स के अनुसार कानूनी समानता का अर्थ है, फर्स्ट है स्वयं नियम और सेकंड है वैधानिक शासकों का वास्तविक व्यवहार होता है, जो दूसरों शब्दों में कानून सबकी चाह कोई धनी हो या निधन, ऊंचे पद पर या अणु हो या नीचे पद पर, समान रूप से रक्षा करता है। यद्यपि वैज्ञानिक प्रणाली कानून समानता पर आधारित होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि सब स्त्रियों पुरुषों को समान अधिकार दिए जाएं और उनके समान कर्तव्य हों। अनरेस्ट वर्कर के अनुसार मनुष्य के अधिकार और कर्तव्य उसके वैधानिक व्यक्तित्व के साथ बदलते रहते हैं, अर्थात विशेष अधिकार और विशेष कर्तव्य अपनी स्वेच्छा से प्राप्त किए जा सकते हैं। और उदाहरण के लिए यदि कानून ये कहता है कि सभी हत्यारों को फांसी लगा देनी चाहिए, तो इस प्रकार सभी दोषियों को साथ समान व्यवहार होना चाहिए। कानून की इस प्रकार की समानता की व्याख्या करते हुए बेन और पीटर्स कहते हैं वैधानिक नियम पर पूर्ण रूप से अपरिवर्तनीय नहीं होते। क्या है समानता के विभिन्न पक्ष? कानून के समक्ष समानता का उदारवाद के मुख्य आदर्शों में से एक है। बेन और पीटर्स के अनुसार कानूनी समानता का अर्थ है स्वयं नियम और वैधानिक शासकों का वास्तविक व्यवहार होता है और दूसरे शब्दों में कानून सबकी चाह कोई धनी हो या अरुण हो या नीचे पद का हो या समान रूप से रक्षा करता है। यदि वैधानिक प्रणाली कानून समानता पर आधारित होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि सब स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हों, बल्कि उनके समान कर्तव्य हों। और अर्नेस्ट वर्कर के अनुसार मनुष्य के अधिकार और कर्तव्य उसके वैधानिक व्यक्तित्व के साथ बदलते रहते हैं और वैधानिक व्यक्तित्व के साथ बदलते रहते हैं और विशेष अधिकार और विशेष कर्तव्य अपनी स्वेच्छा से प्राप्त किए जा सकते हैं। और उदाहरण के लिए यदि कानून ये कहता है कि सभी हत्यारों को फांसी लगा देनी चाहिए, तो इस प्रकार के सभी दोषियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। और कानून में इस प्रकार की समानता की व्याख्या करते हुए बेन और पीटर्स कहते हैं कि वैधानिक नियम पूर्ण रूप से अपरिवर्तनीय नहीं होते और कानून को व्यवहारिक रूप देते हुए समय न्यायाधीश पर्याय न्याय कानून का निर्माण करते हैं और वे केवल मशीन की तरह व्यवहार नहीं करते, बल्कि सृजनात्मक कार्य भी करते हैं। देखने में कानून की दृष्टि में जो सम्मान वे अंत में असमान भी हो सकते हैं और इसलिए उनके साथ व्यवहार भी भिन्न प्रकार का होगा। कानून के समक्ष समानता के सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं और कानून को लागू करने का ढंग भी महत्वपूर्ण होता है। कानून के समक्ष समानता एक संवैधानिक नियम में समस्त आधुनिक लोकतांत्रिक संविधानों में पाया जाता है और इंग्लैंड में कानून के शासन के द्वारा राज्य नागरिकों को समानता की दृष्टि से देखता है। न्यायालय सभी के लिए साथ समान रूप से व्यवहार करेंगे। समान अपराध करने पर उच्च अधिकारियों से लेकर साधारण नागरिक तक सभी समान रूप से दंड के
भागी होंगे और भारतीय संविधान की प्रस्तावना समस्त नागरिकों को अन्य बातों के अलावा अवसर व विशिष्टता की समानता प्रदान करती है। और कानून को व्यवहारिक रूप देते समय न्यायाधीश के पर्याय नए कानून निर्माण करते हैं कि वे केवल मशीन की तरह व्यवहार नहीं करते बल्कि सृजनात्मक कार्य भी करते हैं। और कानून की दृष्टि में जो समान है वे अंत में असमान भी हो सकते हैं और इसलिए उनके साथ व्यवहार भी भिन्न प्रकार का होगा। और कानून का विषय कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और कानून को लागू करने का ढंग भी महत्वपूर्ण होता है और कानून को लागू करने का भी ढंग महत्वपूर्ण होता है। और कानून के समक्ष समानता एक संवैधानिक नियम से समस्त आधुनिक लोकतंत्रीय संविधानों में पाया जाता है। और ये क्या है, लोकतांत्रिक संविधानों में पाया जाता है। और इंग्लैंड में कानून के शासन के द्वारा राज्य के नागरिकों को समानता की दृष्टि से देखता है और न्यायालय सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करेंगे और समान अपराध करने पर उच्च अधिकारी हो या नीच अधिकारी हो सभी को समान रूप से दंड के भागी होंगे। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना समस्त नागरिकों को अन्य बातों के अलावा अवसर व प्रतिष्ठा की समानता प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता वास्तव में कानूनी समानता का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसका अर्थ ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वे शासन की नीतियों पर प्रभाव डाल सके और राजनीतिक में भाग ले सके। अर्थात शासन में भाग लेने का अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से मिलना चाहिए। विधायिका सभाओं और प्रशासन संस्थाओं के निर्वाचन में प्रत्येक नागरिकों को मतदान देने का और उम्मीदवार विधायकों सभाओं को प्रशासन संस्थाओं के निर्वाचन में प्रत्येक नागरिक को मतदान देने और उम्मीदवार बनकर खड़े होने का अधिकार होना चाहिए। समान योग्यता पर समान उन्नति करने का और योग्यता के अनुसार ऊंचे से ऊंचा प्रशासनिक पद पाने का भी प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिलना चाहिए। भारत के संविधान के सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार समान रूप से उपलब्ध हो। आज अधिकांश लोकतंत्रों में वैधानिक और राजनीतिक समानता को कार्यान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये अलग बात है कि अभी इस क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकी है। राजनीतिक समानता क्या है? बस राजनीतिक समानता वास्तव में कानून समानता का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ये क्या है? कानूनी समानता का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसका अर्थ ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वे शासन की नीतियों पर प्रभाव डाल सके। और क्या है प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार? कि वे शासन की नीतियों पर प्रभाव डाल सके और राजनीति में भाग ले सके। शासन में भाग लेने का अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से मिलना चाहिए और विधायिका सभाओं और प्रशासन के संस्थाओं को निर्वाचन में प्रत्येक नागरिक को मतदान देने और उम्मीदवार बनकर खड़े होने का भी अधिकार होना चाहिए। और समान योग्यता होने पर समान उन्नति करने और योग्यता के अनुसार ऊंचे से ऊंचा प्रशासनिक पद पाने का भी प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिलना चाहिए। और भारत के संविधान में सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार समान रूप से उपलब्ध हैं। आज अधिकांश लोकतंत्रों में वैधानिक और राजनीतिक समानता को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह अलग बात है कि सभी इस क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती है और अभी ये अलग बात है कि अभी इस क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकी है। नेक्स्ट पॉइंट सामाजिक समानता। आज के युग में समानता की वैधानिक और राजनीतिक व्याख्या की अपेक्षा इसके सामाजिक और आर्थिक पहलू महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही दक्षिणी अफ्रीका में जातीय भेदभाव का व्यवहार हमारे समय में महत्वपूर्ण विवाद है। समाज में वंश, जाति या संप्रदाय और लिंग के आधार पर सदा से भेदभाव होता आया है और प्राय सभी देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को निम्न स्तर पर रखा गया है। क्या है सामाजिक समानता? आज के युग में सामाजिक समानता वैधानिक और राजनीतिक व्याख्या की अपेक्षा सामाजिक और आर्थिक पहलू एक महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही दक्षिणी अफ्रीका में जातीय भेदभाव का व्यवहार हमारे समय में के महत्वपूर्ण विवाद हैं और ये हमारे समय के महत्वपूर्ण विवाद हैं। समाज में वंश, जाति या संप्रदाय और लिंग के आधार पर सदा से ही भेदभाव होता आया है और प्राय सभी देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को निम्न स्तर पर रखा गया है। और लोकतंत्र
लोकतंत्र के विस्तार के साथ साथ सामाजिक समानता का प्रचार हुआ है और समानतावाद के नष्ट होने पर कुलीन और साधारण नागरिकों का भेद मिट गया है। धर्म तथा जाति के आधार पर जो असमानताएं चली आ रही थी वे कम हो रही हैं, परंतु मध्यम वर्गीय बुर्जुआ और क्रांति समाज में वास्तविक रूप में समानता का वातावरण उत्पन्न न कर सकी। अतः सामान्य दृष्टि से सामाजिक समानता का प्रचलित अभिप्राय है कि प्रत्येक प्रणाली को समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त हो और भारतीय संविधान में ब्रिटिश शासनकाल से चली आ रही उपलब्धियों का अंत कर दिया जाए। और इतना ही नहीं, संविधान में यह उल्लेख भी कर दिया गया है कि स्त्रियों, बच्चों, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजातियों उत्थान के लिए सरकार कुछ विशेष सुविधाएं जुटा सकती है। और लोकतंत्र के विस्तार में साथ साथ सामाजिक समानता का प्रचार हुआ है और समानतावाद के नष्ट होने पर कुलीन और साधारण नागरिकों का भेद मिट गया। धर्म तथा जाति के आधार पर जो असमानताएं चली आ रही थी वे कम हो रही हैं और वे जो जाति के नाम पर असमानताएं होती आ रही थी वे अब कम हो रही हैं, परंतु मध्य वर्गीय बुर्जुआ क्रांति समाज में वास्तविक रूप में समानता का वातावरण उत्पन्न न कर सकी। और सामान्य दृष्टि से सामाजिक समानता का प्रचलित अभिप्राय है और प्रत्येक प्रणाली को समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त हो। और भारतीय संविधान ने ब्रिटिश शासनकाल से चली आ रही उपलब्धियों को अंत कर दिया है। और इतना ही नहीं, संविधान में ये उल्लेख भी कर दिया गया है कि स्त्रियों, बच्चों और पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए सरकार कुछ विशेष सुविधाएं जुटा सकती है। और पूंजीवादी समाज में आर्थिक समानता का अभाव था। आर्थिक असमानताओं को दूर किए बिना सामाजिक समानता स्थापित करना कठिन था। यहाँ एक मार्क्सवादी आशा है कि वर्ग भेद समाप्त होने पर सभी प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक विषमताएं दूर हो जाएंगी और इस तरह से हम धीरे धीरे एक ऐसे युग की ओर बढ़ेंगे जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार वेतन प्राप्त होगा। और सोवियत रूप में समाजवादी क्रांति सफल होने पर ही वास्तविक अर्थ में सामाजिक समानता की स्थापना हुई, क्योंकि वहां उत्पादन के साधन के राष्ट्रीयकरण द्वारा आर्थिक और सामाजिक विषमताओं की ठोस आधार को खत्म कर दिया गया है। और पूंजीवादी समाज के आर्थिक समानता का अभाव था कि आर्थिक असमानताओं को दूर किए बिना सामाजिक समानता स्थापित करना कठिन था। यहाँ एक मार्क्सवादी आशा है कि वर्ग भेद समाप्त होने पर सभी प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक विषमताएं दूर हो जाएंगी। इस तरह धीरे धीरे एक ऐसे युग की ओर बढ़ेंगे जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार वेतन प्राप्त होगा। और सोवियत रूप में समाजवादी क्रांति सफल होने पर ही वास्तविक अर्थ में सामाजिक समानता की स्थापना हुई, क्योंकि वहां उत्पादन के साधनों में राष्ट्रीयकरण द्वारा आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को ठोस आधार को खत्म कर दिया गया। आई होप फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे। अगर आप लोगों को किसी और विषय पे या किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो सबसे पहले चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वही वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।